बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बदकिस्मती से नून लीग और उनके हवारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं कश्मीर में, ये फसल आपको काटनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान की फ़ौज से ही कह देता हूँ, कल भी बहुत सारे जर्नैल बनेंगे, आज भी मौजूद हैं। ये जो आज कर रहे हैं ना, कल आने वाले फ़ौजियों को इस नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। ये जो आज नून लीग कर रही है ना, कल आने वाली जो पार्लियामेंट है उसको इसका सामना करना पड़ेगा। जो आज कुछ दरबारी, कुछ टाउट्स जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, जो अल्फाज बोल रहे हैं, कल आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने तो कश्मीरियों की शनाख्त के ऊपर ही सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जी रावला कोट के लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। वो कहते हैं कश्मीरी नहीं मानते इनको। वहाँ कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। यार ये क्या बकवास है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों या बाकी लोग हों, वो अब उन्हें लगता है कि कश्मीर में इलेक्शन आने वाला है तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हकीकत तो ये है कि ये कश्मीरियों को हक देने की बात करते थे, उनसे उनकी शनाख्ती छीनना शुरू हो गए हैं। और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात नून लीग और उनके हवारी और जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके लोग हैं वो लगा रहे हैं कश्मीरियों पर, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कश्मीरियों पर। ज़रा ये इल्ज़ामात की नौइयत आप सुने। ये अबसार आलम है, नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है, मरीम नवाज़ का खिदमत गुजार है। अबसार आलम का अगर आप ये स्टेटमेंट सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ये ज़रा आप पहले सुनिए, क्योंकि इस्लामाबाद में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा शानदार काम करते हैं, और मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। और वो लोग कभी भी उन्होंने पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ या एक जुमला नहीं बोला पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अबसार आलम ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि उन सहाफ़ियों को और लोग भी टारगेट कर रहे हैं। ज़रा आप देखें कि अबसार आलम ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सुने आप। लोग जो बरतानिया में रहते हैं उनकी जुबान और यहाँ एंकर्स की जुबान एक ही तरह गंदी है, और वो इतने गंदे हैं जो बरतानिया में रहने वाले हैं खासतौर पे, कि अभी जो स्कॉटलैंड में वाक़या हुआ है, मैं उस पर अलग से एक व्लॉग इस वक्त करूंगा। 7 मुसलमानों को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया वहां एक गोरे ने, इस वजह से कि ये गंदे लोग हैं, ये यहाँ आके हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो अभी चाइल्ड गैंग रेप के जो जिन मुजरमों को सजा मिली है, वो उनमें बहुत सारे यही हैं। तो आप सोचें कि इन, और ये अभी आप देखें खबरें आ रही हैं बाहर कि कोई अपनी भाभी से शादी कर रहा है वहां पे सिटीजनशिप लेने के लिए, कोई बहन से पेपर मैरिज कर रहा है और सिटीजनशिप लेने के लिए, और फिर काम नहीं करते, वो तलाक, मसनूई तलाक दे के बीवी को घर दिला दिया मुफ्त का, और साथ वेलफेयर लेना शुरू कर दी कि जी कारोबार कोई नहीं, काम कोई नहीं है। तो इतने फ्रॉड करते हैं। ये आपने सुना कितनी नफरत है इस आदमी के अंदर और नवाज शरीफ के अंदर कश्मीरियों के खिलाफ। आपने देखा ये नवाज शरीफ का खास आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ इसको अपनी गाड़ी में भी रखता है, अपने आसपास भी रखता है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आया तो नवाज शरीफ ने इसको बड़े अहम सरकारी ओहदे पर भी बिठाया था। मरियम नवाज का ये बड़ा खिदमत गुजार है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यही नून लीग की सोच है, जो कभी ख्वाजा आसिफ बयान करता है, कभी अबसार आलम बयान करता है, कभी कोई और बोलता है। इसी तरह ना एक दौर में ये लोग बंगालियों के खिलाफ बोलते थे। ये कहते थे बंगाली छोटे कद के हैं, बहुत गंदे लोग हैं, घटिया काम करते हैं, ये तो मछली खाते हैं, इनके अंदर से बदबू आती है, इनके तो रंग काले हैं, ये खूबसूरत भी नहीं होते, ये तो 2 टके के लोग हैं। तो इस तरह ये बंगालियों को बहुत घटिया कहा करते थे। ये कहते थे वहाँ पे तो हर साल सैलाब आता है, हम उनकी मदद कर करके थक गए। हमेशा ये कहते थे कि, क्योंकि यही बात आज कश्मीरियों को कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो कश्मीर को सस्ता आटा, सब्सिडी वाला और सस्ती बिजली देते हैं। भाई बिजली आती ही वहाँ से है, आप उनको उनकी सारी बिजली के क्या पैसे दे सकते हैं? पानी आता ही वहाँ से है, क्या आप सारे पानी के पैसे दे सकते हैं? बेशुमार चीज़ें तो वो भी पाकिस्तान के लिए करते हैं। उनके बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए सरहदों पे लड़ते हुए। तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। आपने बंगालियों के साथ भी यही किया था। आप उनको भी ये कहते थे कि तुम्हारे तो सैलाब आते हैं, तुम डूब जाते हो, हम तुम्हारी मदद करते रहे हमेशा। वो बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बड़ी है, आज उसके लोग हमारे से ज़्यादा खुशहाल हैं, पूरी दुनिया में उनकी हमसे ज़्यादा इज्जत है, और आलमी सतह के ऊपर वो ज़बरदस्त तरीके से मिलकर काम करते हैं। और इधर हम कहाँ रह गए? हमारे मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं, इसी नफरत की वजह से। अब ये नफरत कश्मीरियों के खिलाफ फैलाई जा रही है, और इस किस्म के टाउट्स उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऑफर दी, अब वो ये कहते हैं कि मैंने अवामी एक्शन कमेटी के खत का वीडियो में जवाब दिया है, मैंने हुकूमत को भी आगाह किया है। मैं अवामी एक्शन कमेटी के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की जो कॉल थी उनकी एहतजाज की, वो मार्च उन्होंने मौखर कर दिया। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द-ए-अमल है? यानी वो तकरीर कर रहे हैं, आप जाकर उनको मारना शुरू कर देते हैं गोलियां, आप उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कल तक हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बातें करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं?
ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द अमल बतौर वजीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। आलमी अमन से हुकूमत नेक नामी कमा रही है तो पाकिस्तान नेक नामी गंवा रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी जो बाहर आपको थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर आप उसका बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी तो खुश है ही नहीं वैसे भी। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे, अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सद्दा में एहतजाज किया, फिर तो ने कहा जी हम फौज, एस्टैब्लिशमेंट और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। ये जुमला बहुत ज़रूरी है हमेशा बोलना। पाकिस्तान में अब जब भी कभी कोई सियासतदान तकरीर करेगा उसको ये कहना पड़ेगा कि हम फौज और इदारों का एहतराम करते हैं। ये बिल्कुल एक तरह की ब्लास्फेमी है। जैसे जब भी कोई मौलवी या कोई बंदा बात करता है सबसे पहले वो यकीन दिलाता है कि उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान है, ताकि ये ना हो जाए कि उसके ऊपर कोई गैर मुस्लिम होने का फतवा लगा के कोई उसे कत्ल कर दे। इसी तरह पाकिस्तान में अब हर सियासतदान को अपनी तकरीर में एक मरतबा फौज, एस्टैब्लिशमेंट और इदारों का एहतराम ये उसको एक मरतबा कम से कम करना पड़ता है। उन्होंने कहा जी अगर फौज सियासत करेगी तो हम भी सियासत में जवाब देंगे। हम गूंगे नहीं हैं और गूंगे शैतान हम नहीं बनेंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे। इदारे टैक्स के पैसे लेकर उसका सियासी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इस ईवान में हम जवाब देंगे। शहबाज शरीफ हमें बताए ना कि जब हम कंटेनर पे होते थे तो क्या वो आर्मी चीफ और फौज का नाम नहीं लेते थे, नवाज शरीफ नहीं लेते थे, महकमा ज़राअत नहीं कहते थे। फिर जनाब अयाज सादिक को भी याद दिलाया गया कि आपने तो कहा था आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, वो डरा हुआ था, उसने अभिनंदन को छोड़ दिया डर के मारे और इंडियन आदमी को वापस भिजवाया, इनकी टांगें कांप रही थी। तो आज ना ये सारे मुहिब वतन बने हुए और फौज के सक्के बने हुए हैं। कल तक जब इनके खिलाफ फौजी जर्नैल साजिशें कर रहे थे तो ये फौज को बुरा भला कह रहे थे और ये कह रहे थे उनका सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। आज ये बबांगे दोहल हर जगह पे खड़े होकर कहते हैं जी फौज का सियासी किरदार बहुत अच्छा है क्योंकि आज हम उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। तो ये तो मुनाफकत है जो ये लोग कर रहे हैं और इस मुनाफकत के साथ पाकिस्तान कैसे चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। नाज़रीन, बिलावल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, लेकिन असल जो तकरीर की थी वो तो की थी अचकज़ई साहब ने कल, जहां उन्होंने टिका कर तनकीद की थी और उन्होंने अभी आज अयाज सादिक को वापस जवाब भी दिया है। बिलावल ने भी वही ख्वाजा आसिफ वाली बात की कि ये मुश्किलात पैदा कर रहा है शहबाज शरीफ के लिए और इस किस्म के बयानात कश्मीरियों के बारे में नहीं देने चाहिए और बयानात देने के बावजूद ये शख्स अभी तक काबीना का हिस्सा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने बयान पर डट गए जी बिल्कुल ठीक है वो कश्मीरी नहीं, उनकी शनाख्त के ऊपर ही अटैक कर दिया। तो जो ओवरसीज कश्मीरियों का रिएक्शन है ना, इनको सिर्फ पता चल जाए कि वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं तो उनकी तबीयत साफ कर दें। इनको आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने नून लीग के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है और कश्मीरियों के दिल में कितनी नफरत बोधी है। इसका नतीजा आप देखेंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी देखेगी और PMLN भी देखेगी। नाज़रीन, अचकज़ई साहब ने जो बार बार गद्दारी के बयान दिए जाते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी वर्दी की आड़ में अवाम को लूटने और आइन की पामाली से आप बाज आ जाएं, वरना फौज की बची कुची इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। बख्शू मामा जैसे मकरू लुटेरों और नौकरियां बेचने वालों का साथ देना बंद करें क्योंकि ये करप्ट लोग आपके जराइम के राज खुद फाश कर रहे हैं। मुल्क को गाय समझना बंद करें, पाकिस्तान को माले गनीमत समझकर इसका दूध धोना छोड़ दें, वरना अवाम का बढ़ता हुआ गुस्सा पार्लियामेंट की बालादस्ती और कौमों के हकूक छीन कर दम लेगा। जर्नैलों से लेकर अशराफिया तक सबके काबुल और दीगर ममालिक में तस्करे यानी वो शनाख्ती कार्ड वगैरह बने हुए हैं। लिहाजा हमारे खिलाफ साजिशें बंद की जाएं वरना सबको बेनकाब कर दिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा। वजह यह है कि महमूद खान अचकज़ई को कहते हैं कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, भाई इधर किसी के UAE के साथ ताल्लुकात हैं, किसी के किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, किसी के ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं, किसी के सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, किसी ने वहाँ का कामा लिया हुआ है, किसी ने वहाँ पर जजीरा लिया हुआ है, किसी के बच्चे वहाँ सेटल हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो वफादारी दिखाई नहीं देती, बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हर फ्लोर पे खड़े होकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इम्तियाज़ साहब है पंजाब असेंबली में, उन्होंने मेरे ख्याल में पे करारदाद भी जमा करवा दिया कि क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये ऑफर की तो हम ये चाहते हैं कि आइए 2018 और 2024 दोनों इंतखाबात का ऑडिट करवा लें और एक गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए कमीशन बना के, ताकि पता चले कि 2024 में किस तरीके से पाकिस्तानियों का मैंडेट लूटा गया और 2018 में क्या हुआ था। नाज़रीन, जहां मेरे पास एक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये BBC ने इसको छापा खबर को। मैं जब पढ़ रहा था शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगा पढ़ने में, क्योंकि कश्मीर में जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी। मुझे लगा शायद एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं। कश्मीर के अंदर जो अद्वियात और खाने पीने का सामान दाखिल हो रहा है ना, उसे पुलिस रास्ते में रोक लेती है। गाड़ी रोककर पुलिस ने कहा खुराक और अद्वियात ज़ाया कर दो। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग बहुत परेशान होते चले जा रहे हैं, ये BBC ने रिपोर्ट किया। नाज़रीन, जो दवाइयाँ और खुराक है ये तो गाज़ा में रोकी गई हैं। गज़ा दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे दवाइयाँ और खुराक रोकी जाती हैं, यानी वहाँ अद्वियात नहीं जाने देते, वहाँ पे खुराक नहीं जाने देते ताकि लोग भूखे मरे, उस इलाके को छोड़ दें, नस्ल कुशी हो जाए। उनको अद्वियात नहीं देते ताकि वो बीमार होकर मर जाएं। ये गज़ा में किया जाता है। फिर इमदादी सामान लेकर लोग कश्तियों के जरिए भी जाने की कोशिश करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसराइल बड़ा जुल्म करता है। वहाँ पे गज़ा के अंदर वो अद्वियात और खुराक नहीं जाने देता, बल्कि पीने के पानी के भी बड़े सीरियस मसाइल वहाँ पे पैदा कर दिए गए।
आज कश्मीर में हमने वो देखा और हमने बीबीसी की इस खबर को पढ़ा। आज से चंद महीने पहले तक हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी आज़ाद कश्मीर में जाने वाली खुराक और अद्वियात सड़क के ऊपर पुलिस जो पाकिस्तान से गई हुई है वो ज़ाया करवा देगी कि जनाब आपने आज़ाद कश्मीर में खुराक दाखिल नहीं करनी, खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर आनी, और जनाब आपने आज़ाद कश्मीर में मरीजों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बीमारों के लिए अद्वियात नहीं लेकर आनी। ये एक इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं और ये बड़े खौफनाक जराइम है। इन जराइम का जवाब तो किसी को देना पड़ेगा। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होश के नाखून लें। कल फजल रहमान साहब ने भी यही बात बताई थी, अचक ज़ई साहब ने भी यही बात बताई थी, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट या फोर्सेस के लोग वो दवाइयों को और खुराक को नहीं जाने दे रहे आज़ाद कश्मीर में, जो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। और ये नफरत जो आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस घर का आदमी मर जाएगा या बीमार हो जाएगा या तकलीफ उठाएगा वो पूरा कुंभा कल आपसे प्यार करेगा? वो इसी शिकवे के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके पास अदाला करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप पाकिस्तानियों का अभी तक अदाला नहीं कर पाए जो पाकिस्तानियों की आपने हालत कर दी है। नाज़रीन, बलोचिस्तान की जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने कॉल दी एहतजाज की, मारंग बलोच की उम्र कैद के खिलाफ। अब दुनिया भर में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो दुनिया भर में आवाज़ें उठा रहे हैं। आलमी तंजीमों के लोग मारंग बलोच के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। मारंग बलोच के हक़ में आलमी मीडिया लिखना शुरू हो गया है। ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन गई है कि एक ऐसी निहत्ती लड़की जो अपने लोगों के लिए इंसाफ मांगती है, जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जो मसख़शुदा लाशों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, एक ऐसी लड़की जो ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक उस सूबे को और उस मुल्क को डील किया जाए, एक ऐसी लड़की जो अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम और रोज़गार का हक़ मांगती है, उस लड़की को सिर्फ अपने हकूक़ मांगने पर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उस पर एक जाली मुकदमा डाला गया और जाली मुकदमे में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मुबैना तौर पे जिस पुलिस वाले के कत्ल का मुकदमा डाला गया वो एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हुआ था और ये मामला उठा के डाल दिया गया मारंग बलोच पर। और आज मारंग बलोच को, सिबगतुल्लाह को और दीगर 2-3 और लोग हैं, इन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन मारंग बलोच जो है वो बलोचिस्तान की बेटी है, वो अपने लोगों का हक मांग रही है। उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो निहत्ती है और वो दहशतगर्द नहीं है। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता होनी चाहिए। बहरहाल बलोच यकजहती कमेटी की जो कॉल थी उसके बाद हमने देखा कि कौम परस्त जमातों ने भी उसकी हमायत की और पीर को कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने जो सज़ा दी उसके बाद ऑलमोस्ट सारा का सारा सूबा ही बंद था। तो मारंग बलोच के साथ बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो मारंग बलोच को सज़ा दिलवाने वाले हैं वो ज़रा सोचें कि क्या बलूचिस्तान उनके साथ खड़ा है? वो तो बेचारे खुद भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे और बलूचिस्तान में किसी भी इलाके में कहीं पे भी वो लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के बगैर ट्रैवल भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, शाम को तो निकलते ही नहीं है बाहर। ये उनके हालात हो चुके हैं। नाज़रीन, PIA के हवाले से जो धोखा पाकिस्तानियों को दिया जाना था वो धोखा अब बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपने नाम से धोखा नहीं खाना। PIA नाम का पाकिस्तान एयरलाइन है, ये नाम का धोखा आपने नहीं खाना। ये एक प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट लोग जो हैं वो इसके मालिकान हैं। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के साथ हो रहा है। इसके ऊपर वही कानून लागू होने चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के ऊपर लागू होने हैं। एक तो आपने ओने पोने इतनी बड़ी रिप्यूट के साथ इतनी बड़ी एयरलाइन आपने बेच दी फौजी फाउंडेशन को और दीगर इदारों को, और कुछ लोग हैं प्राइवेट, उनको आपने बहुत अमीर अमीर ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, आपने उनको ये PIA दे दी और तोहफे में दे दी। अब उन्हें टैक्स की छूट दे रहे हैं 15 साल के लिए। आप मुझे बताएं ना, लोग मुकाबला कैसे, दूसरी एयरलाइंस, ये प्राइवेट एयरलाइन जो है PIA, इसका मुकाबला कैसे करेंगी? इसको पाकिस्तान एयरलाइन के बजाय आप प्राइवेट एयरलाइन कहा करें आप PIA को। तो ये जो प्राइवेट एयरलाइन है इसका मुकाबला जो दूसरी एयरलाइंस हैं, मिसाल के तौर पे सियाल वाले हैं, मिसाल के तौर पे शाहीन वाले हैं, मिसाल के तौर पे एयर ब्लू वाले हैं या और एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, वो इस प्राइवेट एयरलाइन का मुकाबला कैसे करेगी? इनको 15 साल की आप टैक्स की छूट दे रहे हैं। IMF को भी आपने मना लिया। ये कामरान खान ने खबर भी दी हुई है कि PIA निजकारी के बाद तैयारों की खरीदारी, लीज और स्पेयर पार्ट्स पर हुकूमत ने 15 साल के लिए सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी थी। IMF भी मंजूरी दे चुका है। अब इसे फाइनेंस बिल 2026-27 में कानूनी तहफ्फुज़ भी मिल गया है। ये कामरान खान ने खबर दी। मुझे बताया कि क्या बाकी एयरलाइन वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देती? क्या बाकी एयरलाइन पाकिस्तान में काम नहीं करती? तो ये जो प्राइवेट एयरलाइन है PIA, इसको आप इतनी बड़ी छूट दे रहे हैं तो बाकियों का क्या जुर्म है? वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? यानी एस्टेब्लिशमेंट जिस कारोबार में भी आएगी, जिस कारोबार में ये हाथ डालेंगे, उसको ना सिर्फ टैक्स की छूट मिल जाएगी बल्कि उसमें उसको इतनी सहूलत मिल जाएगी कि कोई और उसका मुकाबला ही ना कर सके। जब तक ये गवर्नमेंट के पास थी तब तक इन्होंने इसको बर्बाद किया और जैसे ही इसको उठाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, अब हर तरह की सहूलत देने के, जनाब इसको तरक्की देनी है, इसको ऊपर उठाना है। यह है नाजरीन पाकिस्तान का तरीकाकार। नाजरीन, इमरान खान साहब की जो सजा थी जो उन्हें सुनाई गई अलकादर केस के अंदर, इस पर एक बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि 29 जून को समाअत के लिए इमरान खान साहब का केस लगा दिया गया। अब ये अपील है कि सजा का अदम करार दी जाए। बड़ा लंबा अरसा लगा
वकालतनामे पे दस्तखत ही नहीं होते थे, अदालत केस सुनती नहीं थी। कितना लंबा टाइम लग गया इस अपील के लिए, और बिलाखिर 29 जून के लिए ये अपील लगी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन निज़ाम कम से कम एक्सपोज हो रहा है। और आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे, कि इतने लंबे केसेस वो लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं, और वो मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुकाबला करें, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज करें। और मेरे ख्याल में जो ये हमारे जज साहिबान है ना, इनके बच्चे, इनकी बेगमात, इनके फैमिली मेंबर, वो इनको वक्तन फवक्तन गैरत भी दिलाया करें, इनको गैरत के टीके लगाया करें, इनको पाकिस्तान का झंडा दिखाया करें, इन्हें कौमी तराना सुनाया करें, इन्हें कुरान पाक की तलावत सुनाया करें, इन्हें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के सुनाया करें, इन्हें बताया करें कि तुमने मरना है और मर के जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना, तो इंसाफ भी करो। हो सकता है किसी एक आधे जज की गैरत जाग जाए या उसका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए। और ये मेरी गुजारिश तमाम जजेस की फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि जजेस के ऊपर बहुत दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का, जर्नैल उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं एजेंसियों के जरिए से। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है जो फैमिलीज है जजों की, कि वो उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनके साथ खड़े हों, उन्हें ये कहें कि हमने आखिरत में जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना, लिहाजा आप डट जाएं। तो जजों को घर से सपोर्ट मिलेगी ना, तो वो तगड़े होकर आएंगे। तो मेरी तमाम जजेस की जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी बेगमात हैं, उनके बहन भाई हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जजों को जरा तगड़ा करें, उन्हें कहिए इंसाफ कर दें आप अल्लाह का नाम लेकर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता। हमने सबने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए। वो एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, दुनिया में शहजादों की तरह उसने जिंदगी गुजारी, कितना नुकसान वो उठा रहा है, पूरा खानदान उसने रोल के रख दिया अपना। हम सबके साथ ये हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा, यकीन करें, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर भी देगा। ये तमाम फैमिलीज की जिम्मेदारी है कि अपने अपने जज को तगड़ा करके घर से भेजा करें। नाज़रीन, ट्रंप के हवाले से भी खबर है, लेकिन अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।